नमस्कार, वेलकम टू प्रेपमार्ट। साथियों, अपन लगातार इंडियन हिस्ट्री के प्रत्येक टॉपिक के जितने वन लाइनर बन रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं, चाहे वो 300 हो या 400। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज अपन देखेंगे भारतीय इतिहास के गुप्त काल का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉप 300 प्लस वन लाइनर को अपन इसको 2 पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर एक बार नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो को शुरू कर दिया है तो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर और दक्षिण भारत में स्थिरता लाने का प्रयास किन वंशों ने किया? तो कुषाण वंश और सातवाहन वंश। जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो पिछले कई टॉपिक के मैंने जितने वन लाइनर बन रहे हैं, चाहे टफ हो, हार्ड हो, ईजी हो, सबको ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है, गुप्त काल को किस प्रकार के युग की संज्ञा दी गई है? तो भारत के पेरिक्लस युग के रूप में। गुप्त काल को स्वर्ण युग किस विद्वान ने कहा है? तो के.एम. मुंशी हैं, उन्होंने गुप्त काल को गोल्डन एज यानी गोल्डन पीरियड की संज्ञा दी है। गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? तो मैक्स मुलर ने। गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण कला किसने कहा? तो आर.डी. बनर्जी ने। इन दोनों ने पुनर्जागरण काल का, तो आर.डी. बनर्जी ने पुनर्जागरण कला कहा है। नेक्स्ट है, के.पी. जायसवाल के अनुसार गुप्त किस जाति के थे? तो शूद्र। वाजिका द्वारा लिखित कीर्ति कौमुदी नाटक के आधार पर इनको शूद्र बताया गया है। कौन से विद्वान गुप्तों को वैश्य मानते हैं? ये कई बार सवाल पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और फिर आपको बताना होता है। तो जो एलन आल्टेकर, रोमिला थापर, अयंगर और रामचरण शर्मा है, उन्होंने गुप्तों को वैश्य माना है। नेक्स्ट है, हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा गुप्तों को किस वर्ग का मानते हैं? तो ब्राह्मण वर्ग का। अपन एक भी सवाल को नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट हो, हर एक को ऐड कर रहे हैं। रमेश चंद्र मजूमदार और जी.एस. ओझा के अनुसार गुप्त किस जाति के थे? तो सही आंसर होगा क्षत्रिय जाति के। गुप्त वंश का आदि पुरुष किसे कहा गया है? तो श्री गुप्त को। नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्त के पुणे और रिद्धापुर ताम्रपत्रों में किससे गुप्तों का आदिराज कहा गया है? तो घटोत्कच को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा और अंत तक वीडियो के साथ जरूर बने रहेगा। और करंट अफेयर का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं 7014975639 पर। साथ ही साथ आपको हिस्ट्री के वन लाइनर के जितने वन अपने पीडीएफ बन रहे हैं सब चाहिए तो आपको इस नंबर पर डीएम करना होगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ रहे हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इनका जो चंद्रगुप्त प्रथम का काल था 319 से 350 ईस्वी तक था। तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी महाराजा धीराज। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? तो वो किया था कुमार देवी से। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जाता है। गुप्त वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। इन्होंने राजा रानी या विवाह प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है। जब प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल सबके वन लाइनर मिल जाएंगे, तो जरूर देखिएगा। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ? तो चंद्रगुप्त के समय में। समुद्रगुप्त के समय में, समुद्रगुप्त को अपने किस भाई के विरुद्ध उत्तराधिकारी युद्ध लड़ना पड़ा था? तो कांच के खिलाफ। नेक्स्ट है, रिद्धापुर लेख में समुद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उनके लिए किया गया है तत्पद परिगृह्यत, जिसका अर्थ है चंद्रगुप्त द्वारा स्वयं राजा बनाना। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की प्रमुख उपाधियाँ क्या थी? तो उनको उपाधियाँ मिली थी कविराज की, पृथ्व्यम अप्रतिरत, धर्म प्रचारी बंद, सर्वा राज्योचिता और लिच्छवी दोहित्र। नेक्स्ट है, गुप्त काल को किस कला में प्रवीण बताया गया है? जिसके कारण उन्होंने समुद्रगुप्त को किस कला में प्रवीण बताया गया है? जिसके कारण उन्होंने नारद और तुम्बुरु को भी लज्जित कर दिया था? तो गंधर्व विद्या में। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की रानी का नाम क्या था और इसका उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो उनके रानी का नाम दत्ता देवी, इसका उल्लेख एरन लेख में मिलता है। नेक्स्ट है, एरन लेख में समुद्रगुप्त की दानवीरता की तुलना किससे की गई है? तो पृथु और राघव से। गरुड़ मुद्रा में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो 100 युद्धों का विजेता। वामन के काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का क्या नाम मिलता है? तो ये नाम मिलता है चंद्र प्रकाश। नेक्स्ट है, कृष्ण चरित्र के रचयिता कौन थे? तो समुद्रगुप्त। ये ध्यान रखिएगा, कृष्ण चरित्र के रचयिता पूछे तो इसका आंसर करना है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन से बौद्ध विद्वान थे? तो वसुबंधु और असंग। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो विसेंट स्मिथ जो है उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ये कई बार सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है,
किस शासक ने बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने। समुद्रगुप्त के किन सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो कविराज उपाधि वाले जो सिक्के हैं उन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख हरिसेन की किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में समुद्रगुप्त ने किन प्रमुख राजाओं को हराया था? तो अच्युत, नागसेन और गणपति नाग को। नेक्स्ट है, दक्षिणापथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को पराजित किया था? तो ये किया था 12 राजाओं को पराजित किया था। साथियों, प्लेलिस्ट जो है इंडियन हिस्ट्री की वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस को ऐड किया है। दक्षिण के राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी ग्रहण मोक्षुणुगृह की नीति, यानी जीतकर राज्य वापस लौटाना। नेक्स्ट है, कांची का कौन सा शासक दक्षिण अभियान का अंतिम शासक था जिसे समुद्रगुप्त ने हराया? तो सही आंसर होगा विष्णुगोप। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में कितने राजाओं को पराजित किया गया? तो सही आंसर होगा 9 राजाओं को। नेक्स्ट है, आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध के राजाओं के प्रति कौन सी नीति अपनाई गई थी इनके द्वारा? तो सही आंसर होगा प्रसवोद्धारण की नीति, यानी जल मूड से उखाड़ फेंकना। आठवीं राज्य कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक कुल 18 राज्य। नेक्स्ट है, आठवीं राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो परिचार विकृत नीति, यानी दास बनाने की नीति। प्रयाग प्रशस्ति की किस पंक्ति में सीमावर्ती राज्यों की विजय का वर्णन है? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो 22वीं पंक्ति है उसमें सीमावर्ती जो राज्य थे उनकी विजय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की सेवा में सीमावर्ती राज्यों द्वारा अपनाई गई 3 विधियाँ कौन कौन सी थी? तो पहली थी सर्वकर दान, यानी कर देना, आज्ञाकरण यानी आज्ञा पालन, और प्रणामागमन यानी दरबार में उपस्थित होना। तो ये 3 विधियाँ थी तो समुद्रगुप्त की सेवा में जो आसपास के राज्य होते थे वो अपनाते थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित 5 राजतंत्रात्मक राज्य कौन कौन से थे? तो समतट, दवाक, कामरूप, करतारपुर और नेपाल। यूट्यूब पर मेरे हिसाब से एक भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसमें आपको एक ही टॉपिक से जितने वन लाइनर बने, चाहे कैसा भी हार्ड सवाल आपसे पूछ लिया जाए, आपका उत्तर सही 101% होगा। समुद्रगुप्त की पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सीमा पर कितने गणराज्य स्थित थे? तो 9 गणराज्य थे। उनमें से जैसे आप देखेंगे तो मालव, अर्जुनायन, युद्ध जो आदि शामिल थे। विदेशी शक्तियों ने समुद्रगुप्त के अधीनता किन 3 विधियों से मानी? तो सही आंसर होगा आत्मनिवेदन, कन्यायोपावन और गुरुत्म मंदक स्व विषय भुक्ति शासना याचना। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका था धरणी बंद, यानी धरती को बांधना। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख प्रयाग प्रस्तुति में क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये पिग जो यज्ञ है ये प्रयाग प्रस्तुति लिखे जाने के बाद किया गया था, इसलिए इसका वर्णन इस प्रयाग प्रस्तुति में नहीं देखने को मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने वाले गुप्त शासक कौन कौन थे? तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम, ये 2 थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की कुल कितने प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं? जब इनके स्वर्ण मुद्राओं की बात करें तो ये 6 प्रकार की प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है, 6 कौन कौन सी है? गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेध, व्याघ्र हनन और वीणावादन। नेक्स्ट है, किस मुद्रा के पिछले भाग पर राजमहिषी दत्ता देवी की आकृति मिलती है? तो जो अश्वमेध प्रकार की मुद्रा है उस पर राजमहिषी दत्ता देवी की आकृति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की किन किन मुद्राओं पर विदेशी प्रभाव नहीं दिखता है? तो व्याघ्र हनन और जो वीणावादन मुद्रा है उन पर समुद्रगुप्त की जो मुद्रा है, ये दोनों व्याघ्र हनन और वीणावादन मुद्रा, इन पर विदेशी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे और इसे स्तंभ पर किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो इस प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार थे वो थे हरिसेन। कई बार सवाल पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उत्कीर्ण करवाया था इस स्तंभ पर तिलभट्ट ने। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से किस शासक के अभिलेख पर खुदी हुई है? तो से आंसर अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर। कौशाम्बी के से प्रयाग के किले में इसे किसने लगवाया था? तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको कौशाम्बी से प्रयाग के किले में लगाने का श्रेय जो जाता है वो अकबर को जाता है। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? अगर कुल पंक्तियों की बात करें तो 33 पंक्तियाँ हैं। प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि और शैली में लिखी गई है? तो ये ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा चंपू शैली यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हैं। प्रयाग प्रशस्ति पर अकबर के किस दरबारी का लेख मिलता है? तो ये मिलता है बीरबल का। जो ये मैराथन है इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, भले ही आप एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा।
प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल सम्राट का लेख मिलता है? तो जहांगीर का, जिसे अब्दुल्ला मुश्किल कलम ने लिखा था। कुमार देवी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच किस निर्बल शासक का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है रामगुप्त का। रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? तो 1924 में राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट है, रामगुप्त की कथा का वर्णन विशाखदत्त की किस कृति में मिलता है? तो इनकी एक कृति है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें रामगुप्त की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था जिससे बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया? तो इसका आंसर होगा ध्रुव देवी। रामगुप्त की ऐतिहासिकता के अभिलेख के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं राष्ट्रकूट वंश के कंबे और संजान जो अभिलेख है, और दुर्जनपुर से प्राप्त जैन मूर्तियों से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या क्या थे? तो देवश्री, देवगुप्त और देवराज। तो जो इनके अन्य नाम थे वो देवश्री, देवगुप्त और देवराज थे। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो विक्रमांक, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम और परम भागवत। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? अगर ये आपसे पूछे तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ये परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था, और ये जानकारी मिलती है गढ़वा अभिलेख में। नेक्स्ट है, उदयगिरी गुहा लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया है? जो उदयगिरी गुहा लेख में उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा धीराज श्री कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को पराजित किया था? तो रुद्र सिंह तृतीय को। नेक्स्ट, चक विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तो सेंस होगा सांदी के व्याघ्रा शैली के सिक्के। नेक्स्ट है, शकों पर विजय के कारण चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो सकारी। चंद्रगुप्त ने किस नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो उन्होंने बनाया था उज्जैन को। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो कुबेर नागा, जिससे प्रभावती गुप्त पैदा हुई थी। प्रभावती गुप्त का विवाह किस वाकाटक नरेश से हुआ था? तो आंसर होगा रुद्रसेन द्वितीय से। कालिदास को दूत बनाकर किस राज्य में भेजा गया था? तो कुंतल राज्य के कंदब शासक काकुत्सवर्मन के दरबार में। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों में सबसे पहले चांदी के जो चांदी है उसके सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुल कितने प्रकार की मुद्राएं चलाई थी? तो इन्होंने 8 प्रकार की, धनुर्धारी, सिंह नियंता, अश्वारोही, चक्रधारी, चक्र विक्रम आदि। चक्र विक्रम मुद्रा पर किस भगवान की आकृति देखने को मिलती थी? तो भगवान विष्णु की। चंद्रगुप्त द्वितीय के मुख्य अभिलेख कौन कौन से हैं? उदयगिरी गुहा लेख, गढ़वा अभिलेख, सांची अभिलेख और मथुरा अभिलेख। नेक्स्ट है, प्रथम उदयगिरी गुहा लेख का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त के संधि विग्रह वीरसेन ने। मेहरौली लोह स्तंभ लेख में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? जब इसको अपन देखते हैं मेहरौली लोह स्तंभ लेख में, तो इसमें उपलब्धियों का वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। इसमें इसे चंद्र भी कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले 9 विद्वानों की मंडली को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था नवरत्न। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में कोषकार कौन था? तो जो अमर सिंह थे वो कोषकार के रूप में कार्य करते थे। चंद्रगुप्त के दरबार में चिकित्सक के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, फलित ज्योतिष और खगोल शास्त्र के प्रणेता कौन थे जो नवरत्नों में शामिल थे? तो वराहमिहिर। जो वराहमिहिर थे ये इनके खगोल शास्त्र के प्रणेता के रूप में नवरत्न में शामिल थे। चीनी यात्री फान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फान ने अपने यात्रा वृत्तांत में किस सम्राट के नाम का उल्लेख किया है? तो फान ने किसी भी गुप्त सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं किया है। अब जब अपना यात्रा वृत्तांत था उसमें किसी भी सम्राट का उल्लेख नहीं करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र कौन था जिसने गुप्त वंश में सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो 40 वर्ष तक शासन किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो महेंद्रादित्य, श्रीमहेंद्र और अश्वमहेंद्र। कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? तो अनंत देवी। गुप्त वंश की वंशावली किस अभिलेख से ज्ञात होती है? जब बिलसड अभिलेख जो एटा यूपी में है उसको देखते हैं तो उसमें गुप्त वंश की वंशावली देखने को मिलती है। गुप्त शासकों में सबसे अधिक अभिलेख 18 जो है और सबसे अधिक प्रकार के सिक्के 14 प्रकार के हैं, वो किसके मिले हैं? तो ये मिले हैं कुमारगुप्त प्रथम के, जिसमें सबसे अधिक मिले हैं अधिक अभिलेख 18 और सबसे अधिक प्रकार के जो सिक्के मिले हैं 14 प्रकार के। वत्स भट्टी द्वारा लिखित मंदसौर प्रशस्ति से किस शासक के शासन की जानकारी मिलती है?
तो कुमारगुप्त प्रथम की। मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार किसने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दसपुर के राज्यपाल बंधु वर्मा ने। नेक्स्ट है, भीतरी अभिलेख के अनुसार किसने हूणों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में किन किन लोगों ने आक्रमण किया था? किन लोगों ने आक्रमण किया था? तो पुष्यमित्रों ने। नेक्स्ट है, किस ताम्रपत्र लेख में भूमि क्रय विक्रय का विवरण मिलता है? तो सही आंसर होगा दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख है, उसमें गुप्त काल के भूमि क्रय विक्रय का विवरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, तुमेन अभिलेख जो ग्वालियर में है उसमें कुमारगुप्त प्रथम की तुलना किससे की गई है? तो शरदकालीन जो सूर्य होता है उसके रूप में तुलना की गई है कुमारगुप्त की। कौन सा गुप्त शासक था जिसके अभिलेख सबसे पहले बंगाल से प्राप्त हुए थे? तो कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, मनकुंवर लेक इलाहाबाद में किसकी प्रतिमा स्थापित किए जाने का उल्लेख है? तो बुद्ध मित्र द्वारा बुद्ध प्रतिमा की। और आज का अंतिम सवाल है, कुमारगुप्त प्रथम ने मध्य भारत में किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्के चलाए थे। साथियों, जो 300 वन लाइनर है, आज के पहले पार्ट में अपन 100 को पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में अपन 200 पढ़ेंगे। जो आगे मैं आपको बताऊंगा, जो अगले वीडियो लेके आएंगे उसमें अपन आगे के 200 सवाल को पढ़ेंगे। साथियों, चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।